नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म द लाइसियम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म समर्पित है शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए और इस क्रम में हम यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, साथ ही विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा एवं यूजीसी नेट जेआरएफ में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर एक लेक्चर सीरीज लेकर आपके साथ चल रहा हूँ, जिसमें हमने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को समझा था। इससे पहले जो लेक्चर थे हमारे, और हमने बहुत ही अवधारणात्मक रूप से संविधान और राज्य व्यवस्था को समझने का प्रयास किया था। तो जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल के ऊपर बात की थी, और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार लिखे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ एक प्रश्न जो बच्चे देख रहे हैं मेरे वीडियो को, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके दिमाग में उत्पन्न हो सकता है, और जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की थोड़ी समझ रखते हैं, जिन्होंने कुछ किताबों को पढ़ा है जो परंपरागत किताबें हैं, कि लगता है कि या तो सर भूल गए हैं या फिर सर को कुछ चीज़ें आती नहीं, इसलिए सर ने उनको छोड़ दिया है। क्योंकि जब भी आप देखिए कि आप भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की परंपरागत किताब पढ़ेंगे कोई भी, और आप देखेंगे तो वो किताबें कुछ अलग तरीके से लिखी गई हैं। जैसे कि आप कोई भी मार्केट में जाके भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की किताब लाएंगे तो आप पाएंगे कि उसमें सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास लिखा गया है, उसके बाद आपकी भारतीय संविधान की विशेषताएँ, फिर प्रस्तावना, फिर भारतीय संविधान का भाग 1, भाग 2, भाग 3, और इस प्रकार पूरे भागों के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन मैंने पहले अवधारणात्मक समझ विकसित की आपकी, फिर हमने प्रस्तावना की बात की, और हम सीधे अब कहाँ आ गए हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक हम सीधे भाग 3 पर आ गए। हमने प्रस्तावना को समझा, फिर उसके हमने भारतीय संविधान के भाग 1, भाग 2 को छोड़ दिया, और भारतीय संविधान की जो मूल विशेषता है उनको छोड़ दिया, और भारत का जो संवैधानिक विकास है, जो इतिहास का है हमारा विकास क्रम, उसको हमने छोड़ दिया। तो मैंने जैसे कहा कि कुछ बच्चे हैं उनके दिमाग में ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि सर को लगता है या तो आता नहीं है, सर ने छोड़ दिया है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है। जब मैं सीधा मूल अधिकारों पर आया हूँ तो इसके पीछे कोई कारण होगा, क्योंकि पढ़ाने से पहले जब मैंने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित जो यूपीएससी के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र थे, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा के हों या फिर मुख्य परीक्षा के हों, जब उनको पढ़ा, उनको समझा, उनका अध्ययन किया और अवलोकन किया, तो मैंने पाया कि पढ़ाने की प्रकृति में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। पढ़ाने की जो पूरी प्रक्रिया है, पढ़ाने की जो पूरी यात्रा रहेगी हमारी पढ़ाने की, उसमें थोड़ा सा बदलाव करना है। अगर परंपरागत किताबों के अनुसार ही मैं आपको पढ़ा दूंगा तो फिर मेरे पढ़ाने की कोई सार्थकता और उसका महत्व और उसकी प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। तो मैंने जो ये कोर्स पूरा तैयार किया है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर, ये कुछ अलग होगा। जो हमारी किताबें हैं परंपरागत, ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज़ ला के मैं जोड़ दूंगा, लेकिन मैं उसको ऐसे तैयार किया है, मैंने इस प्रकार बनाया है ताकि जो यूपीएससी के सवाल हैं वो हल करते हुए आपको घबराहट उत्पन्न ना हो, बल्कि आप जब यूपीएससी के सवाल या पीसीएस के सवाल देखें, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा के हों या मेंस परीक्षा के, तो आप हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सवालों को हल करें कि चलो कुछ सवाल हल हो रहे हैं। तो ये यहाँ आने का भी एक कारण है, क्योंकि वो कारण क्या है कि मैंने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखा तो मुझे लगा कि पढ़ाना कुछ अलग तरीके से होना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और पूरा संविधान पढ़ाया जाएगा आपको। तो मूल अधिकारों की बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक मूल अधिकार है। तो मूल अधिकारों को कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम समझेंगे। मूल अधिकारों से पहले हम यह देखेंगे कि अधिकार क्या होते हैं, राइट्स। फिर हम देखेंगे कि अधिकारों का विकास क्रम क्या रहा, अधिकारों का विकास क्रम, इवोल्यूशन कैसे हुआ अधिकारों का। फिर हम देखेंगे अधिकारों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, नीड। फिर हम देखेंगे कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिन्हें हम मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मौलिक अधिकार जो हैं उनको मौलिक क्यों कहा जाता है, मौलिक क्यों कहा जाता है। फिर है कि हम देखेंगे कि मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है, हमारे नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम इन बिंदुओं पर बहस करेंगे। देखिए, ऐसा भी हो सकता था कि मैं मूल अधिकार भाग 3 लेता और 12 से 35 तक आपके साथ डिस्कस कर देता, लेकिन जब आप यूपीएससी के पिछले वर्षों के सवालों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि आप 12 से 35 तक मूल अधिकारों को पढ़ लेंगे तो सवालों को हल कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले एक अवधारणात्मक समझ बनाते हैं हम मूल अधिकारों के बारे में, फिर उसके बाद 12 से 35 तक तथ्य और अवधारणा को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मूल अधिकारों को समझने से पहले कि अधिकार क्या होते हैं। तो अधिकारों को जिस प्रकार परिभाषित किया गया है कि अधिकार व्यक्ति के दावे हैं। अधिकार किसी व्यक्ति के दावे होते हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य विधि बनाकर या कानून बनाकर लागू करता है, वह अधिकार कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण से इस परिभाषा को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि परिभाषा तो हर जगह लिखी होती है, लेकिन उदाहरण से जब उसको समझाया जाता है तो ज़्यादा समझ आती है।
ऐसे मान लीजिए कि मेरा एक दावा है समाज के समक्ष कि मैं संपत्ति रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी संपत्ति कोई छीने नहीं। यह बात मैंने समाज के समक्ष रखी और समाज को लगता है कि बात तो ठीक है और समाज के सभी लोगों को लगता है कि हाँ, हर व्यक्ति की संपत्ति होनी चाहिए। तो समाज इस बात पर सहमत हो जाती है। फिर हमारी जो सरकार है या जो राज्य है वह एक कानून बनाती है कि कोई भी व्यक्ति किसी की संपत्ति नहीं छीनेगा, सभी को संपत्ति रखने का अधिकार होगा। तो मेरा यह जो दावा था जिसे समाज ने स्वीकार किया और राज्य ने कानून या विधि बनाकर लागू किया, वह अधिकार कहलाया। अब इसको एक उदाहरण से और समझते हैं। जैसे आपने हाल फिलहाल सुना होगा समलैंगिकता के बारे में सुना होगा, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में सुना होगा। तो आज होमोसेक्सुअलिटी की बड़ी बात चल रही है समाज में कि महिला पुरुष से शादी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, यौन संबंध बना सकते हैं। तो जो समलैंगिक हैं उन्होंने क्या किया है, उनका यह दावा समाज के समक्ष आया। उन्होंने अपना दावा समाज के समक्ष रखा कि हम पुरुष के बीच संबंध बनाना चाहते हैं, हम महिलाओं के बीच यौन संबंध बनाना चाहते हैं। उन्होंने यह दावा समाज के समक्ष रखा और समाज ने फिर उसको स्वीकार किया। और समाज के स्वीकार करने के बाद राज्य ने उस पर एक कानून बनाया, एक विधि बनाई और फिर उसको अधिकार के रूप में मान लिया गया। अगर आज कोई समलैंगिक से संबंध बना रहा है, कोई पुरुष से संबंध बना रहा है, तो इसको बुरा नहीं माना जाता है। ठीक है, जैसे कि हम पुराने समय में समझते हैं सती प्रथा। कुछ लोगों को लगा कि सती प्रथा गलत है, उनका एक दावा था, उन्होंने समाज के समक्ष रखा, समाज को लगा कि हाँ ठीक है, फिर सरकार ने कानून बनाया। तो दावे क्या है कि दावे जो है कि हम समाज के समक्ष रखते हैं और समाज उन्हें स्वीकार करता है और राज्य कानून या विधि बनाकर लागू करता है, तो वह अधिकार हो जाते हैं वह दावे। तब फिर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि व्यक्ति के सभी दावे अधिकार होते हैं। तब उत्तर है कि नहीं, व्यक्ति के सभी दावे अधिकार नहीं होते हैं। व्यक्ति के वही दावे अधिकार के रूप में परिवर्तित होते हैं जो कि नैतिक होते हैं, मोरल होते हैं, मतलब जो समाज को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते हैं, बल्कि समाज के सभी लोगों की भलाई के लिए आवश्यक होते हैं। तो हमने क्या समझा कि अधिकार क्या है, तो अधिकार व्यक्ति के वह नैतिक दावे हैं, समझे आप, व्यक्ति के वह नैतिक दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, उसे अधिकार कहते हैं। तो हमने क्या समझा, अधिकार क्या है, व्यक्ति के नैतिक दावे जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तो ये अधिकारों की बात हुई। ठीक, हमने क्या समझा, अधिकार क्या है, अधिकार व्यक्ति के वह नैतिक दावे हैं, नैतिक वर्ड पे, मोरल पे बहुत ध्यान देना है, जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तो यह सवाल पीटी में भी आ सकता है, कभी मेंस में भी आ सकता है, एक परिभाषा के रूप में आपसे वन लाइनर पूछ लिया जा सकता है, तो इसको ध्यान रखें आप। अब देखते हैं कि अधिकारों का विकास क्रम क्या हुआ, कैसे अधिकार आज हम जिन अधिकारों को जी रहे हैं, जिन अधिकारों के साथ समाज में रह रहे हैं और जिन अधिकारों के कारण आज हमारी गरिमा बनी हुई है, गौरव बना हुआ है व्यक्ति के रूप में, वो अधिकार कैसे विकसित हुए, आज हमारे पास वह अधिकार आए कैसे, उन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक विचारक थे जॉन लॉक, इंग्लैंड के विचारक थे। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है वह कुछ अधिकारों के साथ जन्म लेता है और इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है वह जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी के साथ जन्म लेता है। और चूंकि यह अधिकार व्यक्ति को जन्म के साथ प्राप्त होते हैं, अर्थात यह प्राकृतिक है, इसलिए इन्होंने कहा कि नेचुरल राइट्स हैं। टॉमस पेन भी एक विचारक थे, उन्होंने भी कहा कि मानव अधिकारों की बात की, बहुत बड़े व्याख्याकार थे मानव अधिकारों के। तो इन विचारकों ने मानव अधिकारों को रखा। इन्होंने कहा कि व्यक्ति बुद्धिशील है, व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, तर्क होता है, विवेक होता है, वह अपने अच्छे गलत की पहचान कर सकता है, इसलिए व्यक्ति को कुछ अधिकार इन्होंने दिए। जैसे जॉन लॉक ने 3 अधिकारों की बात की। फिर धीरे धीरे इसी क्रम में अधिकारों का विकास हुआ और 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसमें अधिकारों को एक मूर्त रूप दिया गया, जिसमें कहा गया स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। और उसके बाद संपूर्ण विश्व में अधिकारों की एक बात चल पड़ी, पूरी चर्चा उत्पन्न हुई कि हर व्यक्ति समान है, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1791 में अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स अपनाया गया, यूएसए में। ठीक है, यूएसए जब है कि 1776 में आज़ाद हुआ, फिर वहाँ एक संविधान का निर्माण हुआ। 1791 तक आते आते क्या हुआ कि प्रथम 10 संविधान संशोधन हुए, उनके द्वारा जो अधिकार पत्र अपनाया गया, उसमें कहा गया कि व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त है और सभी व्यक्ति समान है। ठीक है, इसके बाद 1948 में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। उन्होंने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कर दी और कहा कि विश्व के सभी व्यक्ति
चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी समान है और सभी को प्रकृति द्वारा कुछ अधिकार प्राप्त है और यह अधिकार उसे इसलिए प्राप्त है क्योंकि उसने मानव के रूप में जन्म लिया है। किसी व्यक्ति को इन अधिकारों से छीना नहीं जा सकता है। तो ये अधिकार इस प्रकार विकसित हुए। ऐसा नहीं है कि जिन अधिकार आज हमारे पास है, मान लीजिए बोलने का अधिकार है, हमें घूमने का जो अधिकार दिया गया है वह एक दिन में हमें प्राप्त हुए हैं। एक लंबी प्रक्रिया है, लंबा संघर्ष है और इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई है। तो जो अधिकार हमारे आ जाए, अगर हमसे कोई छीनता है तो हमारा कर्तव्य भी है और उत्तरदायित्व भी है कि हम अधिकारों को बनाए रखें और दूसरे के अधिकारों का सम्मान भी करें, क्योंकि अधिकार एक दिन में प्राप्त नहीं हुए हैं, हमें एक लंबी विकास प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं कि अधिकारों की आवश्यकता क्यों है हमें। हमने समझा कि अधिकार क्या है, अधिकारों का विकास किस प्रकार हुआ। अब हम देखते हैं कि अधिकारों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। आखिर ऐसा क्या था, ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई ताकि हम अधिकारों की चर्चा उत्पन्न हुई, अधिकारों पर बहस क्यों हुई, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी। तो देखिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम मध्यकाल में चलते हैं, यूरोप के मध्यकाल में चलते हैं, जहाँ पोप का शासन था, चर्च का शासन था, सामंतशाही थी, राजशाही थी। वहाँ व्यक्ति की कोई पहचान नहीं थी। जो चर्च कह देता, जो राजा कह देता था, जो पोप कह देते थे, वही मान हो जाता था। राजा ने अगर किसी व्यक्ति को फांसी का कह दिया कि इसको फांसी दे दी जाए, तो क्या राजा से कोई सवाल पूछ सकता था या आपने मुझे फांसी क्यों दी। राजा के कथन के औचित्य पर प्रश्न कोई उठा नहीं सकता था, उत्पन्न नहीं कर सकता था। तो व्यक्ति की कोई स्थिति नहीं थी, कोई गरिमा नहीं थी, कोई गौरव नहीं था व्यक्ति का, और व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में नहीं जाना जाता था। व्यक्ति क्या होता था, व्यक्ति प्रजा होते थे। आज हम नागरिक हैं, नागरिक और प्रजा में अंतर होता है, हम समझेंगे इस अंतर को। तो प्रजा होते थे लोग, तो क्या होता था, कोई पहचान नहीं थी। जैसे कि आज उसी बात को हम वर्तमान संदर्भ में समझते हैं। जैसे कि देखिए चीन है या उत्तर कोरिया है, चीन के जो शासक है शी जिनपिंग या उत्तर कोरिया के जो शासक है किम जोंग उन। आपको लगता है ऐसा कि चीन में उनके खिलाफ कोई अपनी आवाज़ उठा सकता है। आज देखिए जो अलीबाबा इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, उस व्यक्ति ने थोड़ा सा चीन के शासक के खिलाफ कुछ बोल दिया था तो उन्हें ही नज़रबंद कर लिया गया था। ऐसे ही उत्तर कोरिया के जो किम जोंग उन है, अगर उनके खिलाफ कोई भी कुछ बोल देता है, उनके एक मंत्री ने ही बोल दिया था तो उसने तोप से उसको उड़वा दिया था बांध के। तो ये वहाँ अधिकार नहीं है, व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है बोलने का। तो अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। इन उदाहरणों से हमने क्या समझा कि एक तरफ होता है राज्य और एक होता है व्यक्ति। देखिए राज्य एक अमूर्त अवधारणा होती है। राज्य एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। राज्य अपना जो शासन होता है, राज्य का जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे चलती है, वह सरकार के माध्यम से चलती है। सरकार एक, अब राज्य और सरकार में क्या अंतर है, मैं इस पर लंबा यहाँ नहीं खींचूंगा क्योंकि इस पर एक ऑलरेडी एक मैंने लेक्चर बना रखा है। तो जो नए विद्यार्थी यहाँ जुड़ रहे हैं वो जाकर पिछले लेक्चर देख सकते हैं कि स्टेट और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क होता है। तो चूंकि राज्य एक अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है तो सरकार के माध्यम से तय चला। तो हम यह समझेंगे कि व्यक्ति और सरकार के बीच संबंधों में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने के लिए हमें अधिकारों की आवश्यकता पड़ी। जैसे एक उदाहरण से समझें आप कि अभी किसान आंदोलन हुआ भारत में, तो क्या आपको लगता है कि भारत की सरकार चाहती थी कि किसान आंदोलन करें, किसान सड़कों पर बैठें? क्या भारत की सरकार चाहती थी कि किसान सरकार के खिलाफ बोले, सरकार की आलोचना करे, सरकार के जो 3 कानून आए थे उनकी आलोचना करे, एक ऐसे जनमत का निर्माण करे जो सरकार के खिलाफ हो? तो इसका आंसर है कि नहीं, दुनिया की कोई भी सरकार नहीं चाहती है। सरकार का आशा है कोई भी राज्य नहीं चाहता है कि वहाँ के लोग राज्य के खिलाफ बोलें, उसकी आलोचना करें, उसके खिलाफ और लोगों के बीच यह जनमत का निर्माण करें, ओपिनियन करें कि राज्य खराब है, राज्य उनके हित में कार्य नहीं कर रहा है। कोई भी राज्य सरकार ऐसा नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा करना पड़ता है। वो चाहे, भारत की सरकार नहीं चाहती थी कि किसान आंदोलन करें, फिर भी सरकार ने मजबूरन आंदोलन की अनुमति दी और जब दबाव ज़्यादा बना तो 3 कानून वापस भी लिए। तो आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले क्या था, पहले राज्य और सरकार जो थे वो निरंकुश थे, सर्वशक्तिशाली थे। व्यक्ति उनके खिलाफ नहीं बोल सकता था। अगर कोई व्यक्ति बोलता भी था तो उस व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी जाती थी, देश से निकाल दिया जाता था, काले पानी फेंक दिया जाता था। लेकिन जब अधिकारों का विकास हुआ, क्योंकि इन लोगों ने क्या माना कि व्यक्ति तर्कशील है, व्यक्ति बुद्धिशील है, व्यक्ति विवेकशील है, वह समझ सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। जब इन्होंने ऐसा माना तो यहाँ व्यक्ति के अधिकारों की बात आई, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आई और कहा गया कि सरकार की जो निरंकुशता है, सरकार क्या करती है, शक्तियों को अपने पास रखना चाहती है। तो सरकार की निरंकुशता और सरकार की शक्तियों को कम करने के लिए व्यक्ति को अधिकार दिए गए और कुछ अधिकार ऐसे बना दिए गए जिससे कि सरकार उन व्यक्ति को उन अधिकारों से दूर नहीं कर सकती है। तो अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी कि व्यक्ति और राज्य या सरकार के बीच संबंध कैसे मधुरतापूर्ण रहें, कैसे संतुलन और सामंजस्य स्थापित हो, कैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता स्थापित हो, कैसे व्यक्ति की गरिमा स्थापित हो, इस सब के लिए अधिकारों की आवश्यकता पड़ी। तो हम क्या कहेंगे, अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित किया जा सके, साथ ही व्यक्ति और सरकार के बीच कैसे सामंजस्य और संतुलन स्थापित हो और जिसके माध्यम से व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसलिए हमें अधिकारों की आवश्यकता पड़ी।
और यही अधिकारों का महत्व भी है। अधिकारों ने क्या किया है कि जो सरकारें सर्वशक्तिशाली थी, सरकारें उनके पास शक्ति का जो केंद्रीकरण था उसको कम किया है और व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति के महत्व को स्थापित किया है। तो यह इसका महत्व है। तो इस प्रकार का सवाल भी मेंस में और प्रीलिम्स में कभी भी आ सकता है कि हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। और देखिए, एक बार यूपीएससी ने एक सवाल पूछा भी है कि विधि और स्वतंत्रता के बीच क्या संबंध होता है। अब आप देखिए कि प्रारंभिक परीक्षा में इस प्रकृति के प्रश्न को पूछना अपने आप में यह दर्शाता है कि यूपीएससी आपसे किस स्तर की समझ की आशा कर रहा है, उम्मीद कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि विधि और स्वतंत्रता के बीच क्या संबंध होता है, यूपीएससी का सवाल क्या था, विधि और स्वतंत्रता। अब देखिए, यह कथन अपने आप में जॉन लॉक का कथन है। जॉन लॉक ने कहा है कि जहाँ विधि है वहीं स्वतंत्रता है। अब ये सुनने वाला अटपटा लगता है, लेकिन यह सत्य है। जैसे मान लीजिए कि भारत में एक विधि है, एक कानून है कि कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ चोरी नहीं करेगा। अब मान लीजिए कि हर व्यक्ति के यहाँ घुस के चोरी करने लगे और हर व्यक्ति को मारने लगे, तो क्या होगा, स्वतंत्रता रहेगी ही नहीं किसी की। तो विधि ने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं मारेगा, किसी का कत्ल नहीं कर सकता है, उसका मर्डर नहीं कर सकता है, साथ ही किसी घर की चोरी नहीं कर सकता है। इस विधि से क्या हुआ, लोगों की स्वतंत्रता स्थापित हुई। अब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने घर में आराम से रह सकता है और सुकून और चैन की नींद सो सकता है। तो विधि होने से स्वतंत्रता होती है। मान लीजिए किसी प्रकार की विधि ना हो, किसी प्रकार का लॉ ना हो, कोई भी लॉ नहीं हो, तो किसी को किसी का डर ही नहीं है, तो कहेंगे माइट एंड राइट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो विधि होने से स्वतंत्रता होती है। अब ये सवाल यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में पूछा है, तो ये इस प्रकार के प्रश्नों को देख के आप समझें कि यूपीएससी आपसे क्या उम्मीद कर रही है। और आप ये नहीं कह सकते कि हम इन सवालों को छोड़ के निकल जाएंगे, आसान सवाल कर लेंगे। आसान सवालों से आप प्रारंभिक परीक्षा को पास नहीं कर सकते या यूपीएससी को पास नहीं कर सकते। तो आपको अवधारणा के स्तर पर पढ़ना होगा। जब आप व्यक्ति और राज्य और व्यक्ति और सरकार के बीच के संबंधों को समझेंगे, तो वहाँ विधि और स्वतंत्रता को भी समझेंगे आप। जब हम मूल अधिकारों का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, अनुच्छेदों के माध्यम से समझेंगे, तो हम वहाँ विधि और स्वतंत्रता के संबंध को समझेंगे आपस में। तो आप यूपीएससी के प्रश्नों को देखें कि वो क्या मांग कर रहे हैं। तो हमने समझा कि आवश्यकता क्यों है, ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता स्थापित की जा सके, ताकि जो राज्य की निरंकुशता है उसको कम किया जा सके और सरकार और राज्य के बीच संतुलन और सामंजस्य बनाया जा सके। अब हम समझते हैं कि मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों कहा जाता है। ठीक है, इस बिंदु को समझते हैं। तो देखिए, मूल अधिकार, मूल प्लस अधिकार, ये है। मूल या मौलिक एक ही बात होती है, जैसे फंडामेंटल कहा जाता है। मूल अधिकार, हमने अधिकार यहाँ समझे कि अधिकार क्या है, यहाँ मूल शब्द लग गया है। अब देखिए कि भारत के जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो भारत के संविधान निर्माताओं को ऐसा क्यों लगा कि हमें अधिकारों के आगे मूल शब्द जोड़ना चाहिए। समझे, चाहते तो वो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक लिख देते कि अधिकार, व्यक्ति के अधिकार, मूल अधिकार। यह शब्द क्यों रखा, उन्होंने मूल क्यों जोड़ा। अगर ऐसा जोड़ा गया है संविधान निर्माताओं द्वारा, तो इसका कोई उद्देश्य रहा होगा, इसका कोई कारण रहा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उसी कारणों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, आप यह मेंस परीक्षा में कभी भी प्रश्न बन सकता है, और इस प्रकृति का एक प्रश्न आया भी है कि मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों कहा जाता है। टिप्पणी करें, चर्चा करें, कमेंट करें, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है मेंस परीक्षा में। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों कहा गया, संविधान निर्माताओं ने अधिकार ही वर्ड क्यों यूज नहीं किया, अधिकार वर्ड के समक्ष या उसके सामने मूल शब्द क्यों जोड़ दिया गया है, हम इस बात को समझते हैं। तो प्रश्न क्या है कि मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों कहा जाता है। तो देखिए, मूल अधिकार कहाँ लिखे गए हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक लिखे गए हैं। तो मूल अधिकार कहाँ लिखे हैं, संविधान में। और इससे पहले जो मैंने आपका लेक्चर लिया था, उसमें क्या कहा था कि भारत की जो सर्वोच्च विधि है वह कौन सी है, वह आपका संविधान है। संविधान से बढ़कर भारत में कोई विधि नहीं है। भारत की जितनी भी विधियां हैं, जितनी भी नियम हैं, जितने भी कानून हैं, वह सभी संविधान के ढांचे के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं। और सरकार संविधान के ढांचे के अंतर्गत ही कार्य करती है। हमारी पूरी व्यवस्था कहाँ से चलती है, संविधान से चलती है। हमारे देश में किसकी सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मूल अधिकार कहाँ लिखे गए, संविधान में। और हमारी संविधान क्या है, भारत की मूल विधि है। क्योंकि भारत के जितने भी लॉज हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी लॉज हैं, वह सब कहाँ से निकले हैं, संविधान से। तो मूल विधि क्या है, संविधान है। तो मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक लिखे गए हैं। अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक लिखे गए हैं। इसलिए हम इन्हें मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि संविधान ही भारत की मूल विधि है। इसी से सारी विधियां निकली हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को मौलिक कहना या मूल कहना या फंडामेंटल कहना क्यों है, क्यों कहा हमने ऐसा, क्योंकि यह भारत की मूल विधि अर्थात संविधान में लिखे गए हैं, इसलिए हम इन्हें मौलिक कहते हैं। दूसरा बिंदु है कि मूल अधिकार क्या करते हैं, व्यक्ति के
नैतिक विकास में सहायक हैं ये, नैतिक विकास में सहायक हैं व्यक्ति के। अब व्यक्ति के नैतिक विकास में कैसे सहायक हैं? देखिए, जैसे कि जब हम पैदा होते हैं तो हम मानव नहीं होते, हम व्यक्ति के रूप में पैदा होते हैं। हमें अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती है। यह कहा जा सकता है कि हम पशुवत स्थिति में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम अपने अधिकारों को पाते हैं, अधिकारों के माध्यम से स्वतंत्रता की स्थापना होती है और हमें समाज में कुछ कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। तो जो अधिकार हैं, जैसे मैंने बताया कि अधिकारों से क्या हुआ, व्यक्ति की स्वतंत्रता स्थापित हुई। जब आप स्वतंत्र होंगे तभी तो कोई कार्य करेंगे। तो अधिकारों की स्थापना के बाद ही व्यक्ति स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता ने ही व्यक्ति को मानव के रूप में स्थापित किया है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति से जो मानव तक की यात्रा है उसको पाने के लिए अधिकार आवश्यक होते हैं। ठीक है, अधिकार मूल है, अधिकार फंडामेंटल है मानव तक की यात्रा प्राप्त करने के लिए। तो मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक हैं, व्यक्ति से मानव तक की यात्रा में सहायक हैं, इसलिए इन्हें मूल अधिकार कहा जा सकता है। अब फिर है कि इन्हें हम मूल अधिकार क्यों कहते हैं? क्योंकि यह है शासन की निरंकुशता और बहुमत की तानाशाही, बहुमत की तानाशाही पर रोक लगाते हैं। बहुमत की तानाशाही और शासन की निरंकुशता। अब देखिए, शासन की निरंकुशता हमने समझा कि कैसे सरकारें पहले निरंकुश होती थी, वो कुछ भी कर सकती थी। लेकिन आज भी सरकारें चाहती हैं कि वो निरंकुश रहे, पर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और व्यक्ति के अधिकारों के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती हैं। तो शासन की निरंकुशता पर मूल अधिकार क्या करते हैं? रोक लगाते हैं, इसलिए इन्हें मौलिक कहा गया। और बहुमत की निरंकुशता कैसी है? जैसे आप देखिए, भारत में 80% एक विशेष वर्ग है, जबकि 80% की जो जनसंख्या है एक विशेष वर्ग से संबंधित है, जबकि 20% जनसंख्या है वह अन्य वर्ग से संबंधित है। तो हमेशा व्यक्ति यह चाहता है, व्यक्ति का यह स्वभाव होता है कि वह अन्य पर शासन करना चाहता है, वह अन्य को अपने अधीन रखना चाहता है। तो जो बहुमत है वह हमेशा जो आपका अल्पतंत्र है उसको दबा कर रखना चाहता है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग है। लेकिन अधिकार अल्पसंख्यकों को भी प्राप्त हैं और बहुसंख्यकों को भी प्राप्त हैं, और जो अल्पसंख्यकों को अधिकार प्राप्त हैं बहुसंख्यक उन्हें छीन नहीं सकता है। तो यह शासन की निरंकुशता के साथ साथ जो बहुमत है, जो मेजॉरिटी है, उनसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी रक्षा करता है, उनके जीवन की रक्षा करता है, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करता है। समझे आप? तो मौलिक अधिकार मौलिक क्यों है? क्योंकि यह भारत की मूल विधि में लिखे हैं, व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। यह शासन की निरंकुशता को कम करते हैं, बहुमत की तानाशाही को कम करते हैं, उस पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। और फिर है कि सरकार इन्हें छीन नहीं सकती है, सरकार इन्हें छीन नहीं सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने अभी उदाहरण दिया था आपको कि सरकार नहीं चाहती थी कि किसान आंदोलन हो, लेकिन सरकार को मजबूरन किसान आंदोलन की अनुमति देनी पड़ी। ठीक है, तो इन्हें छीना भी नहीं जा सकता है। तो इस कारण यह है। अब देखिए, यह प्रश्न जैसे मैंने कहा कि मेंस में बन सकता है, साथ ही प्रारंभिक परीक्षा में भी बन सकता है, क्योंकि जब इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है विधि और स्वतंत्रता के बीच संबंध को लेकर, तो इस प्रकार का प्रश्न भी आगे बन सकता है। देखिए, जब आपको पढ़ना है तो क्या करना है? आपको खुद सवाल उत्पन्न करने हैं, खुद प्रश्न उत्पन्न करने हैं, और उन्हीं प्रश्नों से भी आप याद रख पाएंगे चीज़ों को। अगर आप प्रश्न उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं आप अपने आप में एक जिज्ञासा उत्पन्न करिए कि कैसे प्रश्नों को उत्पन्न करने की क्षमता अपने आप में विकसित करिए। आप कोई भी विषय पढ़ रहे हो, कोई भी विषय, उस विषय में जब आप कोई चैप्टर पढ़ें तो उसको प्रश्नों में बांट लें। जैसे कि अधिकार क्या है, हमें अधिकारों का विकास क्रम कैसे हुआ, हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों कहा जाता है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्यों है। ये सवाल भी हैं, इनका आंसर भी तैयार करते जा रहे हैं आप, और प्रारंभिक परीक्षा में आएंगे तो भी आप कर लेंगे, मुख्य परीक्षा में आएंगे तो भी कर लेंगे, और साथ ही आप याद रख भी आसानी से रख पाएंगे। एक एक चीज़ को याद रखना है कि अधिकार क्या है, विकास क्रम कैसे हुआ, आवश्यकता क्यों है, मौलिक अधिकार को मौलिक क्यों कहते हैं, इसकी प्रकृति क्या है। ये अगर ढांचा आपने दिमाग में रख लिया तो आप आसानी से चीज़ों को मेमोराइज कर पाएंगे। क्योंकि यूपीएससी का जो पूरी जर्नी है, यूपीएससी की जो पूरी यात्रा है, वह समझ तो है ही, लेकिन आपको उसमें चीज़ें याद भी रखनी है। क्योंकि जब प्रारंभिक परीक्षा में बैठते हैं तो वहाँ समझ से ज़्यादा आपकी याददाश्त काम करती है, क्योंकि टिक मारना है आपको। और मेंस में भी जब आप मेंस का आंसर लिखते हैं, जब कोई प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, तो उसमें क्या है, मन से बातें नहीं बना सकते हैं आप। अगर मन से बातें बना के लिखेंगे तो आप सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है आपका। आपको चीज़ें याद रखनी है, आपको पॉइंट्स दिमाग में याद रखने हैं। वो पॉइंट्स कैसे याद रहेंगे कि जब किसी चैप्टर को आप खंडों में बांटेंगे, ठीक है, खंडों में बांट के पढ़ेंगे तो ही आपको वो चैप्टर याद रहेगा। समझे आप?
तो ये सब है। अब हम करते हैं कि मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है। तो पहला सवाल उत्पन्न होता है कि मूल अधिकार न्यायोचित है, जस्टिसिएबल। जैसे कि मैं आपको जब प्रस्तावना पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ जस्टिसिएबल वर्ड आया था, तब मैंने कहा था कि हम मूल अधिकारों में इसको बहुत अच्छे समझेंगे। तो हम समझते हैं कि न्यायोचित क्या होता है। देखिए, जैसे कि मूल अधिकार मैंने कहा भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 25, उसमें कहा गया है कि व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की, उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। अब मान लीजिए जैसे मुझे अपने धर्म को मानने की और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अगर कोई व्यक्ति या सरकार यह कहती है कि आप इस धर्म को नहीं मान सकते, उस धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, अगर कोई मुझे रोकता है ऐसा करने से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ और सरकार से कह सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से कह सकता हूँ कि सरकार या फलां व्यक्ति मुझे ऐसा करने से रोक रहा है। तो न्यायालय क्या करेगी, उन अधिकारियों की रक्षा करती है। तो न्यायोचित होने का यही आशय होता है कि जब आप किसी बिंदु को लेकर न्यायालय जा सकते हैं और उसके लिए न्यायालय से उसके संरक्षण के लिए मांग कर सकते हैं, तो उसे हम न्यायोचित कहते हैं। अब देखिए, यूपीएससी में प्रारंभिक मेंस परीक्षा में, प्रारंभिक में नहीं मेंस परीक्षा में और पीसीएस में एक लगातार सवाल आता है कि उच्चतम न्यायालय को या सुप्रीम कोर्ट जो है वो मूल अधिकारों का संरक्षक है। और प्रारंभिक परीक्षा में भी सवाल आता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, उसमें दे देता है कि उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रकार दे देता है। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का भी सवाल हल हो रहा है और मेंस परीक्षा का। मेंस से पूछा जाता है कि जो उच्चतम न्यायालय है मूल अधिकारों का संरक्षण करता है, कैसे चर्चा करें, टिप्पणी करें, स्पष्ट करें। तो जब आप इस प्रश्न को लिख रहे हैं और वहाँ जस्टिसिएबल, न्यायोचित जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे आप, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि हर विषय की, अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, आप भूगोल पढ़ रहे हैं, आप इतिहास पढ़ रहे हैं, आप भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो हर विषय की एक शब्दावली होती है। तो आपको क्या करना है कि उस विषय की शब्दावली पर पकड़ बनानी है अपनी। जब आप प्रारंभिक परीक्षा को हल करें तो वहाँ तो आसानी होगी, लेकिन जब आप मुख्य परीक्षा को लिखेंगे और आप भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का प्रश्न लिखते हुए उसकी शब्दावली का प्रयोग करेंगे, तो वो एग्जामिनर पर कुछ अलग ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब यह प्रश्न मान लो आया एग्जाम में कि उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, चर्चा करिए। अगर आप न्यायोचित, जस्टिसिएबल नहीं लिख रहे हैं, तब फिर प्रश्न आपका उत्तर उतना प्रभावशाली नहीं होगा। तो इन शब्दावलियों को पकड़िए, न्यायोचित क्या है इसको दिमाग में बैठाइए, फिर उसके आधार पर आंसर लिखने का प्रयास करिए। मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको कि कैसे आंसर लिखना है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो क्या है, मूल अधिकार न्यायोचित है। क्या मूल अधिकार स्थायी है, अगला प्रश्न, तो नहीं, मूल अधिकार स्थायी नहीं है, इनमें बदलाव होता रहता है समय के साथ साथ। जैसे कि एक उदाहरण से समझिए आप, जैसे कि मूल अधिकारों में कैसे बदलाव होता है। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया और उसमें कहा गया कि इंटरनेट तक पहुँच, एक्सेस टू इंटरनेट जो है एक राइट है, राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट। अब सरकार ने यह कहा, उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कहा, तो इसका क्या आशय है? इसका आशय है कि आज जो इंटरनेट है वह सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, डेटा जो है वो सबसे बड़ा रिसोर्स है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को इंटरनेट तक पहुंच से रोक दिया जाए, तो उसका नैतिक विकास कैसे हो पाएगा? उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो ही नहीं पाएगा, वो दुनिया से कट जाएगा। जैसे मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, अब यह बात ग्रामीण क्षेत्रों तक भी, लोगों तक ही पहुँच रही है बिना किसी ज़्यादा पैसे के। ठीक है, तो जब यह सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि इंटरनेट तक पहुँच एक मूल अधिकार है, तो इसका क्या ऐसा निकला कि मूल अधिकार स्थायी नहीं है। क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ, जो मूल अधिकार लिखे थे और आज जो मूल अधिकार हैं वर्तमान में, उनमें बड़ा बदलाव है। पर्यावरण का अधिकार दे दिया गया है, आपको स्वच्छ जल का अधिकार दे दिया गया है, चिकित्सा का, शिक्षा का अधिकार, और हाल फिलहाल जैसे कि निजता का अधिकार, और फिर आपको कहा गया है कि इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार। तो मूल अधिकार स्थायी नहीं है, देश काल, परिस्थिति और समय के अनुसार उनमें बदलाव होता रहता है। तो फिर अगला प्रश्न उत्पन्न, जैसे तो इसकी प्रकृति क्या है कि मूल अधिकार न्यायोचित हैं, इनमें यह स्थायी है नहीं, यह स्थायी नहीं है। फिर है कि इनमें संशोधन किया जा सकता है, तो है कि हाँ, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, जैसा कि मैंने बताया। फिर उत्पन्न होता है कि मूल अधिकार निरपेक्ष है या सापेक्ष। तो निरपेक्ष नहीं है, कैसे है, यह सापेक्ष है। थोड़ा सा इस वर्ड को समझ लेते हैं कि एक निरपेक्ष को कहते हैं एब्सोल्यूट और सापेक्ष को कहते हैं रिलेटिव। ठीक है, निरपेक्ष को कहते हैं एब्सोल्यूट और सापेक्ष को कहते हैं रिलेटिव। तो देखिए, निरपेक्ष का मतलब होता है कि एकमात्र सत्य, जैसे सत्य, जैसे हम मान सकते हैं कि ईश्वर एकमात्र सत्य है, ट्रुथ है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ एकमात्र सत्य नहीं हो सकती है। ऐसे एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ आपको कि सापेक्ष बाद क्या है, सापेक्षता क्या होती है, रिलेटिविज्म क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यह बोर्ड मेरे लिए पीछे है, लेकिन जब आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो यह बोर्ड आपके लिए सामने होगा। यह दोनों कथन अपने आप में सही है, क्योंकि जब मैं कहूँगा यह बोर्ड मेरे पीछे है तो यह बात मेरे लिए सही है, लेकिन जब आप कहेंगे कि नहीं सर आपके लिए यह बोर्ड सामने है, तो आपके लिए वह कथन सत्य होगा। बोर्ड अपनी जगह है, लेकिन मेरे लिए पीछे है और आपके लिए सामने है। तो यही सापेक्षवाद होता है। इसी को जैन धर्म में स्यादवाद कहा गया है, इसी को रिलेटिविज्म कहते हैं कि कोई भी चीज़
एकमात्र सत्य नहीं है, वह व्यक्ति के दृष्टिकोण, उसके अप्रोच, उसके नज़रिए के हिसाब से अलग अलग देखी जानी चाहिए। जैसे आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि गांव में एक हाथी आता है और कुछ अंधे उसे देखने के लिए जाते हैं। तो कोई उसकी टांग पकड़ता है तो कहता है कि हाथी जो है खंबे के समान होता है, कोई उसके कान पकड़ता है तो कहता है सूप के समान होते हैं, कोई उसकी पूंछ पकड़ता है कहता है झाड़ू के समान होती है। तो सापेक्षता का क्या मतलब होता है कि वो समय के अनुसार और देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव आ सकता है। तो मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है भारत में, जो मूल अधिकार दिए गए हैं वह कैसे सापेक्ष है और देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि निजता का अधिकार आया, इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार आया, तो इस हिसाब से मूल अधिकार में बदलाव होता रहता है। ठीक है, तो देखिए हमने मूल अधिकारों की प्रकृति समझी, फिर हमने समझा कि मूल अधिकारों को मौलिक क्यों कहा जाता है, आवश्यकता क्यों है, अधिकारों का विकास क्रम है और अधिकार क्या है। इस अवधारणा को हमने समझा, पूरी अवधारणा को। और इसके बाद जब हम बात करेंगे तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या क्या मूल अधिकार दिए गए हैं, उसको तथ्यात्मक पक्ष को देखेंगे, उसके फैक्चुअल पक्ष को देखेंगे और परिभाषा को देखेंगे, फिर हम उसकी अवधारणा को भी समझेंगे। जैसे कि मैं एक प्रश्न को और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि यूपीएससी ने एक वर्ष एक सवाल पूछा था कि व्यक्ति को जो विवाह, अगर कोई व्यक्ति किसी से विवाह करना चाहता है तो उसे यह अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाना चाहिए। उसका आंसर था अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, क्योंकि अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है कि व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। अब देखिए 12 से 35 तक अगर हम ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, अनुच्छेद 14 में लिखा है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में, 16 में, तो उससे सवाल यूपीएससी के हल नहीं होंगे। आपको क्या करना होगा, आपको रुकना होगा और समझना होगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मूल अधिकार आपको एक लेक्चर में खत्म नहीं कर रहा हूँ, मैं मूल अधिकारों पर ही 2-3 लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, मूल अधिकारों पर ही। और इसमें आज हमने अवधारणा को समझा, फिर हम उसके बाद अनुच्छेदों को समझेंगे। जैसे मैंने प्रश्न को डिस्कस किया आपके साथ, तो जब अनुच्छेद 21 को अगर आप ऐसे पढ़ के निकल जाएंगे कि अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करती है, बात खत्म और आप आगे निकल गए, तो आप विवाह वाले अधिकार को, प्रश्न को आप हल कर ही नहीं सकते थे। आपको वहाँ रुकना होता है और समझना होता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है। जब आप उसको समझेंगे, उसकी अवधारणा को विकसित कर लेंगे। अब ये विवाह का अधिकार अनुच्छेद 21 जो है वो किसी किताब में नहीं दिया गया है। अब अलग बात है कि अब जो किताबें आई तो यूपीएससी में आ गया है तो उसमें जोड़ दिया गया होगा, लेकिन प्रश्न आने से पहले वह किसी किताब में उपलब्ध नहीं था इस प्रकार से, इतने स्पष्ट रूप से। लेकिन जब आप प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की उसकी परिभाषा को समझते, उसके मतलब को समझते, उसकी अवधारणा को समझ लेते, तो वह प्रश्न आप हल कर सकते थे बहुत आसानी से। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि जो मूल अधिकारों पर मैं 2-3 लेक्चर लूँगा, उस लेक्चर को लेने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वह केवल आपको सूचनाएं देना नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 12, 13, 14, 15 में ये लिखा हुआ है, 35 तक और मूल अधिकार खत्म हुए। मेरा उद्देश्य है कि आपको जो लिखा है वो सूचनाएं तो दूं ही, उसके साथ साथ मैं अवधारणा को भी विकसित करूं। अगर सवाल कभी इधर उधर हो गया आता है तो आप उस सवाल को हल कर सकें, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा में हो, चाहे मेंस परीक्षा में। मेरा उद्देश्य है कि आप जब यूपीएससी या प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा या स्टेट पीसीएस के सवालों को हल करें, तो सवालों को हल करते हुए आपको घबराहट उत्पन्न ना हो, बल्कि आप सवालों को हल करें तो आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट हो कि हाँ, ये अवधारणा के स्तर पर सवाल है और ये तथ्य के आधार पर सवाल है और ये सवाल यहाँ से आया है। तो ये उद्देश्य है। तो इसलिए मूल अधिकारों को मैंने 2-3 लेक्चर के माध्यम से आपके समक्ष लाऊंगा। तो आज हमने जो बात की वो मूल अधिकारों को अवधारणात्मक रूप से समझा है, और इसके बाद हम अनुच्छेद के माध्यम से पूरे मूल अधिकारों को समझेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, उज्जवल भविष्य का निर्माण करिए। धन्यवाद।